नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है सिल्वर वेडिंग और इस पाठ के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मैं विजयलक्ष्मी इस पाठ को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। सिल्वर वेडिंग पाठ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत, जिनको संक्षेप में वाईडी पंत भी कहा गया है, और यशोधर पंत की पत्नी जो आधुनिक विचारों की महिला है। यशोधर पंत के 3 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा भूषण है जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है और 1500 रुपये मासिक वेतन लेता है, और दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, और तीसरा बेटा छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका जा चुका है। छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका है। और इनकी एक बेटी है जो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है और उसको विवाह के लिए कोई भी वर पसंद नहीं आता। इस कहानी में एक पात्र और भी हैं जिनका नाम है किसंदा, और यशोधर बाबू इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। किसंदा को पाठ में कृष्णानंद के नाम से भी जाना गया है। पाठ की शुरुआत यशोधर बाबू के दफ्तर से होती है। यशोधर बाबू दफ्तर में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधते हुए अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी कर देते हैं। और जो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठे रहने के लिए मजबूर हैं। उनकी यह आदत है कि वे अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कोई न कोई मनोरंजक बात करते रहते हैं, और यह बात करने की आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद, जिन्हें किसंदा भी कहते हैं, से परंपरा में मिली है। यशोधर पंत काम के प्रति बहुत ही गंभीर और मिलनसार व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू कई बार छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलत बात को भी हंसी में उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सेक्शन कहते हैं विभाग को। तो यह बात सुनकर दफ्तर का एक कर्मचारी, जिसका नाम चड्ढा है, वह दफ्तर की घड़ी पर व्यंग करते हुए घड़ी को चूनेदानी बताता है और इसके स्थान पर डिजिटल घड़ी लाने की बात कहता है। तो इस बात को लेकर वह बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। यह घड़ी यशोधर पंत को ससुराल से मिली थी, बातों बातों में यह पता चल जाता है। और यशोधर पंत का विवाह 6 फरवरी 1947 को हुआ था। इस बात का पता भी कर्मचारियों को चल जाता है, तो सभी कर्मचारी बधाई देने लगते हैं। एक कर्मचारी चहक कर खुश होकर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सिल्वर वेडिंग की बात सुनकर दफ्तर के कर्मचारी चड्ढा और मेनन चाय, मट्ठी और लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर बाबू से पार्टी की मांग रखते हैं और विभाग के सेक्शन के सभी कर्मचारियों की जिद पर यशोधर बाबू उन्हें 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में वह स्वयं शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पीना और गप्पे लगाने में वक्त बर्बाद करना किसंदा की परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि जो किसंदा थे वो यशोधर बाबू के आदर्श थे और वह इस तरह से वक्त बर्बाद करने को अच्छा नहीं मानते थे। यशोधर बाबू इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं, इसलिए उन्हें यह सब करना अच्छा नहीं लगता। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ कुछ न कुछ गलत होने से है और इसलिए वह चाय पार्टी में शामिल नहीं होते। यशोधर बाबू मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं।
उन्होंने वहीं के रेमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात वह दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में उन्होंने किसंदा के घर पर शरण ली थी। किसंदा अविवाहित थे और जो लड़के पहाड़ से दिल्ली आते थे वह किसंदा के पास तब तक रहते थे जब तक उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं होता था। वहाँ वे सभी मिलकर पकाते थे और खाते थे। जिस समय यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तो उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक नौकरी के लिए सही उम्र होती तो यशोधर बाबू किसंदा के यहाँ रसोइया बनकर रहे और बाद में किसंदा ने उन्हें अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई, अपने दफ्तर में ही नौकरी दिलवा दी और दफ्तर के काम में उनका मार्गदर्शन भी किया। आजकल यशोधर बाबू दफ्तर पैदल आने जाने लगे हैं। उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर जाएं, क्योंकि उनके बच्चे अब आधुनिक युवा हो गए हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर बेकार सवारी मालूम होती है और कार वे अभी लेने की स्थिति में नहीं थे। तो दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहीं उद्यान में बैठकर, बगीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनते तथा स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। बच्चों और पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह इस बात की आलोचना करते थे, किंतु किसंदा यशोधर बाबू की तरह जो सिद्धांत के धनी थे इस आलोचना को अनसुना कर देते थे और बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से अगर मिलना भी है तो वे इस समय मिलते हैं। घर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहां कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। यशोधर बाबू के घर देर लौटने का एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और इसी वजह से वे अब घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब बच्चे छोटे थे तब वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। अब उनका बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा है और उसे वहाँ 1500 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पर पहुंचकर ही इतना वेतन पा सके हैं। और जो यशोधर बाबू का दूसरा बेटा है वह IAS की तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्ष उनका नाम एलाइड सर्विसेज की सूची में आया था तब उसने ज्वाइन करने से मना क्यों कर दिया था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी है जिसे कोई वर पसंद नहीं आता और वह पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है, क्योंकि वह डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती है और शायद इसीलिए उसे कोई वर पसंद नहीं आता। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि यह खुशहाली किस काम की जो अपनों में भी परायापन पैदा कर देती है, क्योंकि जो यशोधर बाबू की पत्नी है और उसके बच्चे हैं उनके आपस में विचार नहीं मिलते। जब यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चे यशोधर बाबू के गरीब रिश्तेदारों की बुराई करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी वह मातृ सुलभ मजबूरी से अर्थात वह अपने बच्चों के आधुनिक होने के कारण आधुनिक बन गई है और पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है। उसकी इस दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं। अब यशोधर बाबू की पत्नी को जो संस्कार हैं वह ढोंग और ढकोसले लगने लगे हैं।
यशोधर बाबू पत्नी की इसी आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो उनकी पत्नी का स्वयं ही बन रहा है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के इस बदलाव को देखकर कहते हैं, सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा और उनके बनावट को, साज श्रृंगार को देखकर कहते हैं, बूढ़ी मुँह मुँहा से लोग करे तमाशे। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे भी किसनदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो अच्छा रहता। उनको यह भी ध्यान है कि किसनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई। और जब यशोधर बाबू ने उनकी मौत का कारण पूछा तो किसी ने सही जवाब नहीं दिया। जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उनकी बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने, पिताजी ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भरकर बहुत बड़ी भूल की है। परंतु यशोधर बाबू को किसनदा की यह उक्ति ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर और रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडर बन चुका होगा, यह भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। तो यशोधर बाबू अपना घर इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि यशोधर बाबू किसनदा को अपना आदर्श मानते हैं और किसनदा की कही हुई बात पर वह चलना चाहते हैं। एक बार बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। जीजा जी का हाल चाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं और बच्चों से भी वह ऐसी ही आशा रखते हैं कि वे भी पारिवारिकता के प्रति रुचि लें। परंतु यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है, यह बात अच्छी नहीं लगती। और हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यशोधर बाबू को यह कह दिया कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। जब भी यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किसनदा से सलाह जरूर लिया करते थे। वे ऐसी ही आशा अपने बच्चों से भी रखते हैं, परंतु बच्चे कहते हैं, अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। यशोधर बाबू को अब यह अनुभव होने लगा था कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, अर्थात जो यशोधर बाबू को अच्छा लगता है बच्चे ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते। इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर वे सब्जी मंडी चले जाते हैं और वे सोचते जा रहे थे कि उन्हें भी यह अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, बाजार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। तो यशोधर बाबू ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहते कि आप यह काम न करें। एक दो बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कुहराम मच गया, लड़ाई हो गई। बस तब से यशोधर बाबू ने यह सब कहना बंद ही कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में काम करने लगा है तब से बच्चे कहने लगे हैं, बब्बा हमारी समझ में यह नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। नौकर रखने की बात तो कही जाती है, लेकिन यशोधर बाबू का कोई भी बेटा काम करने के लिए तैयार नहीं होता और कमाऊ बेटा तो नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है, बुरी लगती है कि उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में
चले जाते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि अगर उनके बेटे को ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता था। और हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया है। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता है। कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफ़ा सेट, कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिंगार मेज घर में लाए जा रहे हैं। यह भी बेटे ने नहीं कहा, लीजिए पिताजी यह टीवी आपके लिए है, बल्कि यह कहता है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ ना करे। वह पिताजी को अपना टीवी छूने के लिए भी मना करता है। तो यशोधर बाबू को यह बातें अच्छी नहीं लगती। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है। नौकर होगा तो इनका ही होगा। और पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। अर्थात पत्नी भी आजकल बच्चों की बातें ही सुनती है, बच्चों की तरफदारी करती है। यही सब सोचते हुए वे खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते हैं और बाहर देखते हैं कि एक बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है, वाई.डी. पंत। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार ऐसा लगता है कि वह किसी गलत जगह पर पहुंच गए हैं। घर के बाहर एक कार और कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। तो यह सब देखकर यशोधर बाबू को विश्वास नहीं होता कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। और उनकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। बेटी ने जीन और बिना बाजू का टॉप पहन रखा है। यह सब यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यशोधर बाबू ने उसे ऐसे कपड़े पहनने से कई बार मना किया है। लेकिन वह इतनी जिद्दी है कि ऐसी ही वेशभूषा पहनती है और माँ भी उसी का साथ देती है। जब कार वाले विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुँचे। फिर बड़े बेटे ने यशोधर बाबू को झिड़की लगाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। तो शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है, किसी रिश्तेदार ने ऐसा कहा। यशोधर बाबू इस बात से नाराज हैं कि घर में भूषण, जो कि उनका बड़ा बेटा है, रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया है। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है, अर्थात अपने पिताजी का परिचय अपने मित्रों से करवाता है, तो वे सभी उसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। तो जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा जो कि केक काटना है, उसके लिए यशोधर बाबू को कहा। तो यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्होंने संध्या से पहले अर्थात पूजा से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। जब बच्चे बार बार आग्रह करने लगे तो वह केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए और बेटी के आग्रह करने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। किंतु केक खाने को वे बिल्कुल तैयार नहीं हुए, क्योंकि उसमें अंडा होता है। और जब बार बार केक खाने का आग्रह यशोधर बाबू से किया जाने लगा तो यशोधर बाबू ने कह दिया, मैंने अभी संध्या नहीं की है, अर्थात पूजा नहीं की है। वे अन्य सभी से कहते हैं कि आप सब लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मलिटी। यशोधर बाबू हर दिन शाम को 15 मिनट संध्या करने में लगाते थे, परंतु आज उन्होंने संध्या करने में 25 मिनट लगा दिए। और संध्या में बैठे बैठे वे किशनदा के संस्कारों के बारे में सोचने लगे। इतनी देर तक संध्या में बैठे हुए देखकर
यशोधर बाबू की पत्नी आती है और उनको झिड़कती है और कहती है कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यह सुनकर यशोधर बाबू खड़े हो गए और लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। यह लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, तो सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा, फटा फुलोवर पहन कर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहन कर जाया करें। यशोधर बाबू की बेटी उनका कुर्ता पायजामा उठा लाई कि आप पहले इसे पहने और उसके बाद गाउन पहने। थोड़ा नए नुकर करने के बाद यशोधर बाबू ने गाउन को पहन लिया और पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, परंतु उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। यह बात उन्हें बहुत चुभ रही थी कि उनका यह बेटा जो यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें, वह यह क्यों नहीं कहता कि दूध मैं ही ला दिया करूँगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किसंदा उतर आए थे, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी। क्योंकि यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते तो उनकी मृत्यु जो हुआ होगा जैसी बीमारी से हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते तो वह व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार सा हो जाता है। परंतु मैं, जिसके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, मेरी हालत भी किसंदा जैसी ही हो गई है। बस यशोधर बाबू यही सोचते रहे कि किसंदा की मृत्यु कैसे हो सकती है, और जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है और मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।